बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अपने घरों में बैठ के फीफा वर्ल्ड कप 2022 जरूर देख रहे होंगे। इस बार की फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में जारी है वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, फीफा की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और सबसे ज्यादा ड्रामेटिक वर्ल्ड कप कंसिडर की जा रही है। और इसका ड्रामेटिक कंसिडर करना या फिर इसकी कंट्रोवर्शियल कंसिडरेशन एक हद तक सही भी है, क्योंकि इसके हर एक मैच में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर हुआ है कि जिसपे बहस की जा सकती है और बात हो भी रही है, चाहे वो ट्विटर पे ट्रेंड्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर इनसे रिलेटेड बातें और डिस्कशंस हो। मैं जो कि अपने बहुत सी चीज़ों की वजह से इन पे बात नहीं कर पाया था, हालांकि मुझे करनी थी, मुझे इनके मोमेंट्स पर बात करनी थी फीफा के, मुझे फीफा के मैचेस पर बात करनी थी, प्रेडिक्शंस देनी थी, अपनी फेवरेट टीम्स डिस्कस करनी थी, लेकिन मैं कर नहीं पाया। बट फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंकफुल टू द कॉन्सिक्वेंसेस कि अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम इन पे बात कर सकते हैं, हम इतने फारिग हो चुके हैं। बहुत सारे मोमेंट्स गुजरे हैं भाई हमारे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो द लेजेंड गोट हिमसेल्फ, पोर्चुगल के जो शान थी वहाँ, उसकी जो स्टार प्लेयर था, वो अपने टीम के साथ एलिमिनेट हो चुके हैं। उनकी एलिमिनेशन जायज़ थी या जायज़ नहीं थी, इस पर मुझे बात करनी थी। क्यों जायज़ थी? क्योंकि मुझे पर्सनली लगता था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो टीम थी, नॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैं सिर्फ एक बंदे को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि सिंपली मैं ये कह रहा हूँ कि पोर्चुगल जो थी वो आगे जाना डिजर्व ही नहीं करती थी, उसमें इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी। और वो क्यों, उसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा किस्सा है। इसके अलावा वैन गाल का जो मोमेंट था जब उसने नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना के मैच से पहले जो बकवास की थी अर्जेंटीना के खिलाफ, लियोनेल मेसी के खिलाफ, गोट के खिलाफ, और मेसी ने किस तरह अर्जेंटीना और नेदरलैंड्स के मैच के बाद उनको जवाब दिया, और स्पेशली उनका जो ये वाला सेलिब्रेशन था जो उन्होंने उनके सामने ही की थी, इससे ये जाहिर हो गया था कि मेसी अग्रेशन में है। भाई मेसी को इस बार स्टॉप करना, रोकना लोगों के लिए बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाएगा। इस मोमेंट पे बात करनी थी मुझे, ब्राजील पे बात करनी थी मुझे, नेमार पे बात करनी थी मुझे, अनएक्सपेक्टेड जो कमबैक्स हुई थी, जो मोरक्को आगे आया, क्रोएशिया आगे आया, सऊदी और अर्जेंटीना के मैच के दरमियान के जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस थे, मुझे उनके ऊपर बात करनी थी। बट फाइनली हमारे पास अब इतना टाइम है कि अब इनके ऊपर हम तफसील से बात कर सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो इन पर बेस नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेडिक्शंस के बारे में, सेमीफाइनल प्रेडिक्शंस के बारे में। हमें पता है कि अभी हमारे पास वर्ल्ड कप में सिर्फ 4 टीम्स ही बाकी रह चुकी हैं। हमारे पास है मोरक्कन नेशनल फुटबॉल टीम, हमारे पास है अर्जेंटीना, क्रोएशिया और लेजेंडरी फ्रांस, जो कि लास्ट बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। अब देखो, लोग ये कह रहे हैं कि इन 4 टीम्स में से 2 ऐसी टीम्स हैं जिनका जीतना या फिर आगे जाना एक्सपेक्टेड था। लोग ये मान रहे थे कि भाई ये दोनों टीम्स इस तरह स्ट्रांग है कि आगे जा सकती हैं, और ये जो दोनों टीम्स हैं इनमें से एक है अर्जेंटीना और दूसरी है फ्रांस। और मैं भी इस चीज को मानता हूं, एडमिट करता हूं। और दूसरी तरफ से लोग ये कह रहे हैं कि बाकी जो दोनों टीम्स बच जाती हैं, क्रोएशिया हो गई और मोरक्को हो गई, वो अंडरडॉग्स हैं। अंडरडॉग्स से मुराद ये कि ऐसी टीम्स जिनका जीतना लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लोग ये सोच नहीं रहे थे कि आगे आएंगे भी, कॉम्पीट करके जीतेंगे भी और एक अच्छी मार्जिन के साथ जीतेंगे, लेकिन अंडरडॉग्स निकली और लोगों को गलत साबित करके वो लोग आगे आ गए। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल भी सही कंसिडर नहीं करता, मैं मोरक्को को या फिर क्रोएशिया को अंडरडॉग्स कंसिडर नहीं करता। ठीक है, आज की वीडियो बेस्ड है प्रेडिक्शंस के ऊपर, स्पेशली अर्जेंटीना और क्रोएशिया के प्रेडिक्शन के ऊपर के सेमीफाइनल में क्या हो सकता है, क्या हमारे पास रिजल्ट्स निकल सकते हैं, और क्या अर्जेंटीना फाइनल्स तक पहुंच सकती है, या फिर क्या क्रोएशिया वापस हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है और फाइनल्स तक पहुंच सकती है। मैं बात कर रहा था इस फैक्चुअलिटी पर कि क्यों मैं मोरक्को को या फिर क्रोएशिया को अंडरडॉग्स कंसीडर नहीं करता। मेरे लिए वो बिल्कुल भी अंडरडॉग्स नहीं है, और इसकी सिंपल वजह यह है कि आप लोग थोड़ा सा भी रिकॉल करें 2018 के वर्ल्ड कप में, फीफा वर्ल्ड कप में, जब फ्रांस फाइनल में आके बैठी थी, फ्रांस के साथ कंपटीशन कंधे से कंधा मिला के कौन खड़ा था और कौन कॉम्पीट कर रहा था? वो टीम थी क्रोएशिया। और उस टाइम फ्रांस अपने प्राइम पर था, क्योंकि फ्रांस के ना सिर्फ प्लेयर्स यंग थे, बल्कि ऐसे ऐसे स्टार प्लेयर्स उसने जन्म दिए हुए थे कि उन्होंने अपनी विक्ट्री जो थी वो ऑब्वियस करके रखी थी कि वो जीत सकते हैं। वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में थी फ्रांस, और ऐसी एक टीम के साथ कॉम्पीट कर रही थी क्रोएशिया। और क्रोएशिया एक मामूली टीम नहीं है, एक अंडरडॉग नहीं है। इस बात का अंदाजा मुझे ना सिर्फ वर्ल्ड कप के दौरान पता चला था, 2018 के वर्ल्ड कप के दौरान पता चला था, बट जब मैं फिनाले देख रहा था, फाइनल देख रहा था क्रोएशिया के दरमियान और फ्रांस के दरमियान, तो उस दिन फ्रांस की गेम अच्छी थी, लेकिन वो उस लेवल की नहीं थी जिस तरह की क्रोएशिया की गेम थी।
क्रोएशिया इतने बड़े लेवल पर, एक इतने अच्छे लेवल पे गेम कर रहा था, ठीक है। उसके सारे प्लेयर्स इतने ज्यादा वेल मैनेज्ड थे, उन्होंने अपनी विक्ट्री बिल्कुल डेफिनेट बनाई हुई थी। लेकिन एक चीज जो चूक गई, एक चीज जिसने उन्हें शटर करके रख दिया, जो जिनमें उनकी कोई गलती नहीं थी, वो ये थी कि दूसरी जो पेनल्टी ग्रीजमैन ने ली और उसको स्कोर कर दिया, इसके बाद मैंने नोटिस किया कि उनके गेम में थोड़ी सी चेंजेस आना शुरू कर दिए। क्यों यार? क्योंकि यार एक ऐसी टीम जिसको तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि ये क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंच जाए, वो फाइनल तक पहुंच जाती है। उसका सामना जो है दुनिया के सबसे बड़ी टीम्स में से एक फ्रांस के साथ हो रहा है, और ऐसी टीम कितना प्रेशर लेगी इस बात का सिर्फ हम लोग अंदाजा ही लगा सकते हैं, बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते। और क्रोएशिया ने खुद को प्रूव कर दिया था। एक ऐसी गेम के साथ उन लोगों ने अपनी जीत जो थी डेफिनेट बना ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली एक छोटी सी चीज की वजह से फ्रांस विनर हो गए, और फ्रांस डिजर्व भी करती थी, दोनों टीम्स डिजर्व करती थी। और अंडरडॉग मोरक्को क्यों नहीं है? मोरक्को इसीलिए नहीं क्योंकि क्वालिफाइंग मैचेस से मैं मैचेस सारे देख रहा हूं, और सिंपल बात बोलूं, अभी एक ऐसी टीम जिनकी मेंटेलिटी को ब्रेक करना किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, जिनके स्पिरिट को ब्रेक करना, एक ऐसी टीम जिनके अंदर डिटर्मिनेशन है कि भाई वो जीतने के लिए या तो वो दूसरों को जीतने नहीं देंगे या फिर वो खुद जीत के जाएंगे। इस मेंटेलिटी के साथ अगर एक भी टीम है तो वो टीम है मोरक्को, जिसने बड़े से बड़े टीम्स के साथ, यार ये वो टीम थी जिसने रोनाल्डो को अपनी पोर्चुगल के साथ एलिमिनेट करवाया था। और ऐसी एक टीम को अंडरडॉग कंसीडर करना या फिर उसकी जीत को अनएक्सपेक्टेड समझना या फिर लक का फैक्टर उसमें ऐड करना बेवकूफी हो सकती है किसी भी टीम के लिए जो इस वर्ल्ड कप में खेल रही है, चाहे वो फ्रांस हो या फिर अर्जेंटीना अगर फिनाले में पहुंच जाती है, अगर मोरक्को फिनाले में होती है, या फिर अगर क्रोएशिया पहुंच जाती है फाइनल्स में। तो दोनों ही अंडरडॉग्स नहीं है, चारों टीम्स डिजर्व करती हैं, और चारों ही टीम ने एक्साइटमेंट लेवल इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। और स्पेशली अब तुम देखो क्रोएशिया और अर्जेंटीना और मोरक्को और फ्रांस के दरमियान का मैच, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन जो होगा दमदार होगा, देखने लायक होगा। तो फिलहाल बात करते हैं अर्जेंटीना के ऊपर और क्रोएशिया के मैच के ऊपर। इनके ऊपर प्रेडिक्शंस मेरी क्या है, मुझे क्या लगता है क्या हो सकता है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज नहीं है, किस तरह से एडवांटेजेस हासिल की जा सकती है, नहीं की जा सकती, इन तमाम चीजों के ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। पहले बात करते हैं स्क्वाड्स के बारे में। क्रोएशिया की स्क्वाड देख लो भाई, अगर मैं क्रोएशिया की स्क्वाड के बारे में थोड़ा सा भी सोचता हूं ना, तो मेरे जहन में कुछ लोग आ जाते हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं, जिनकी गेम काफी प्रोमिनेंट होती है। उन लोगों में से एक ऐसा बंदा जिसने क्रोएशिया को पहले गेम से लेकर अभी तक वो चला रहा होता है, अभी तक क्रोएशिया को डिफाइन कर रहा होता है, वो है लेवाकोविच। हाँ, लूका मॉड्रिच नहीं, क्योंकि लेवाकोविच अभी पूरे टीम को डिफाइन कर रहा है। अभी पूरी टीम की डिपेंडेंसी जो है वो लेवाकोविच पे है। अगर आप में से किसी को पता नहीं है तो लेवाकोविच जो है वो क्रोएशिया का गोलकीपर है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि जो लास्ट मैच हुई थी क्रोएशिया और ब्राजील के दरमियान, ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। ब्राजील एक मामूली टीम नहीं है, ब्राजील एक वैसी ऐसी जगह है जहां से फुटबॉल ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है। और अगर ओरिजिनेट नहीं भी हुई है तो डेवलप ब्राजील से हुई है, क्योंकि ब्राजील के लोग या फिर ब्राजील की टीम फुटबॉल ओन करती है। एक ऐसी टीम है जिसने हमें लेजेंडरी प्लेयर्स दिए हैं, एक ऐसी टीम है जिसके पास अभी तक वर्ल्ड कप के दौरान के सबसे डेंजरस स्ट्राइकर्स मौजूद हैं, सबसे खतरनाक स्ट्राइकर्स मौजूद हैं। और अगर ऐसी टीम को क्रोएशिया जैसी टीम फेस कर रही है जिसका डिफेंस भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, एक ऐसा बंदा जिसको तुम क्रेडिट दे सकती हो कि जिसने ब्राजील को रोक के रखा था, वो था लेवाकोविच। क्यों? क्योंकि ब्राजील ने 11 शॉट्स ऑन टारगेट, 11 स्ट्राइक्स ऑन टारगेट मारे थे, और इन स्ट्राइक्स को रोकने में एक बड़ा रोल जो था वो लेवाकोविच का था। अगर लेवाकोविच नहीं होता तो मैं ये तुम्हें बता सकता हूं, हालांकि मैच के दौरान देखने से पता चलता है कि उसका रोल उतना ज्यादा डेफिनेट नहीं था, बट सिंपली अगर स्ट्रेटेजी देखी जाए तो लेवाकोविच का एक बड़ा रोल था। गोलकीपर के बाद इनकी डिफेंस उतनी खास स्ट्रांग नहीं है, क्रोएशिया की डिफेंस इतनी खास स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसके बाद का सीन कुछ अलग है। क्योंकि आप में से अगर कोई बंदा थोड़ा सा भी फुटबॉल देखता है, उसको इतनी नॉलेज जरूर होगी कि मिडफील्ड के मामले में दुनिया का कोई ऐसा टीम नहीं है जो कि आके क्रोएशिया के साथ कॉम्पीट कर सके। मिडफील्डर्स के मुकाबले में क्रोएशिया दुनिया की नंबर 1 टीम है, और उसने अपना ये स्पॉट बहुत सालों से मेंटेन करके रखा है। 2018 से भी पहले की बात है कि लोग ये मानते थे कि मिडफील्ड के मामले में क्रोएशिया से कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। क्यों? वहां के मिडफील्ड में आपको मिलेगा लूका मॉड्रिच, लेजेंड लूका मॉड्रिच का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। वहां के मिडफील्ड में आपको मिलेगा पेरिसिच, वहां के मिडफील्ड में आपको मिलेगा पेसेविच, वहां के मिडफील्ड में आपको मिलेगा ब्रोजोविच।
कितने कितने प्लेयर्स हैं और कैसे लेजेंडरी प्लेयर्स हैं। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस मिडफील्ड को इस तरह से बनाया हुआ है कि अर्जेंटीना के लिए सबसे पहला मिशन मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि उनको इनकी मिडफील्ड बिगाड़नी चाहिए। अगर इनकी कोऑर्डिनेशन उन लोगों ने शैटर कर दी, तोड़ दी, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है आगे बढ़ना, स्कोर करना और फिर खुद को डिफेंड करना। और एक प्लस पॉइंट क्रोएशिया के पास ये भी है कि उनके ये मिडफील्डर्स ना सिर्फ डिफेंड कर सकते हैं, ना सिर्फ स्ट्राइकर्स हैं, बल्कि नेक्स्ट लेवल स्ट्राइकर्स हैं, क्रेजी स्ट्राइकर्स हैं। फॉर एग्जांपल एक सही गेम चल रही है, पूरा सीन इक्वलाइज हुआ है, लेकिन तभी अचानक से मिडफील्ड में से पेरिसिच आ जाता है, वो कुछ ऐसा स्कोर कर जाता है कि लोग हैरान हो जाते हैं कि कहां से आया और इसने ये गोल कैसे स्कोर कर दिया। ये चीजें दिखाती हैं कि अनएक्सपेक्टेड गोल करने के मामले में क्रोएशिया बहुत आगे है, बहुत ज्यादा आगे। तो अर्जेंटीना को इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि किसी तरीके से भी वो उनको एक ऐसा चांस, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ना दें कि जिनकी वजह से वो एक अनएक्सपेक्टेड गोल हासिल कर लें। लेकिन एक और एडवांटेज अर्जेंटीना के पास ये आ जाती है कि जितनी ये लोग अनएक्सपेक्टेड गोल्स करते हैं, उतना ही एक्सपेक्टेड चांसेस पे ये लोग चांसेस मिस कर भी देते हैं। क्रोएशिया की ये बड़ी कमजोरी है। इसकी जो एग्जाम्पल है वो हमें हर मैच में मिलती है कि पेरिसिच हो, पैसेविच हो, या हमारे पास बाकी प्लेयर्स हो, लूका मॉड्रिच हो, उनके पास अपॉर्चुनिटीज थी स्कोर करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी न किसी तरीके से ये लोग वो चांस मिस कर देते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है और उनकी स्कोरिंग प्रोबेबिलिटी को कम कर देती है। तो इस चीज को ओवरकम करने के बाद क्रोएशिया एक स्ट्रॉन्ग टीम और एक अच्छी टीम बन जाती है। अर्जेंटीना को चाहिए कि किसी न किसी तरीके से इनकी जो मिडफील्ड है इसको ब्रेक करें। मिडफील्ड को ब्रेक करने के बाद उनके लिए स्कोर करना बहुत आसान बन जाता है और उसके बाद उनको एंड तक अब खुद को डिफेंड करना पड़ेगा ताकि वो फाइनल्स तक चले जा सके। देखो ये जो मिडफील्डर्स है ना, इनको संभालना बड़ा जरूरी होता है क्योंकि ये एट एनी मोमेंट गेम को चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि शायद अर्जेंटीना में ये डिसीजन लिया जा सके कि उनकी स्क्वाड में कुछ चेंजेस ला सके, उनकी पोजीशंस को चेंज की जाए, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है, क्रोएशिया का जो स्ट्रक्चर है, उसको बिगाड़ने के लिए, फिर उनको डोमिनेट करने के लिए इनमें कुछ चेंजेस लाई जा सकें, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। भाई कोई टीम कितनी भी स्ट्रांग हो जाए, कितनी भी स्ट्रांग हो जाए, कितनी से मेरा मुराद गॉड लेवल भी स्ट्रांग हो जाए ना, फिर भी उनके जो स्क्वाड है उसकी स्ट्रक्चर बहुत मैटर करती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो पोर्चुगल थी वो बाहर निकली, क्यों निकली? लोग ये कहते हैं भाई उसमें रोनाल्डो है तो टीम को बाहर निकलना नहीं चाहिए। भाई रोनाल्डो जो है, आप पिछले सीजन के मैचेस आप देख लो, रोनाल्डो अभी फॉर्म में नहीं है, रोनाल्डो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। उसको एक अच्छी टीम की जरूरत है गेम को वेल बैलेंस्ड बनाने के लिए, जो कि उसको अभी तक उस तरह से नहीं मिल रही है। तो इस मामले में रोनाल्डो के पास एक प्राइम एक पोटेंशियल्स भी नहीं थी, खुद अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहा था, साथ ही उसके पास एक ऐसी टीम भी नहीं थी जो उसको सपोर्ट कर सके। टीम का होना, एक स्क्वाड का होना, और हर एक स्क्वाड में हर एक पोजीशन मैटर करती है, क्योंकि एक अगर पोजीशन लूज हुई तो दूसरी टीम के लिए, ओपोनेंट जो टीम है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। अर्जेंटीना की अभी जो टीम है, अभी जो स्क्वाड है, वो 2018 नहीं, 2014 नहीं, उससे पहले की जितनी स्क्वाड्स आ चुकी है, सबसे ज्यादा फेवरेट मेरी अभी की स्क्वाड है। मोस्ट परफेक्ट स्क्वाड इन दिस फीफा वर्ल्ड कप। एक ऐसी टीम जिसके ऊपर मैं बेट कर सकता हूं कि इसके स्क्वाड में एक भी मिस्टेक नहीं है, वो है अर्जेंटीना की स्क्वाड। हर एक प्लेयर देख लो, हर एक प्लेयर अपने बेस्ट पर है, अपने प्राइम पर है, अपनी पोजीशन में वो नंबर 1 है, और ये एक एडवांटेज दे देती है अर्जेंटीना को क्रोएशिया से 2 गुना या फिर 3 गुना ज्यादा बड़ा बना देती है सिर्फ यही एक चीज। और ना सिर्फ उनकी स्क्वाड की पोजीशंस अच्छे हैं, बल्कि तुम देख लो कि अर्जेंटीना के पास अभी प्लेयर्स कौन कौन से प्लेयर्स हैं। भाई लियोनेल मेसी को तुम साइड पे रखो, वो है ही किंग, वो है ही गोट, उसको इंट्रोडक्शन की या फिर मेरे अल्फाज की जरूरत भी नहीं है। उसके अलावा तुम देख लो मैकएलिस्टर, फर्नांडिस, डी पॉल, डी मारिया, यार तुम मार्टिनेज को देख लो किस तरह परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो एल मार्टिनेज हो या फिर डी मार्टिनेज हो जो गोलकीपर है। हर एक प्लेयर, अकूना को तुम देख लो, अकूना की आंखों में मैंने एग्रेशन देखा है, मैंने मेसी की आंखों में एग्रेशन देखा है कि भाई इस बार वो आए हैं और वो कुछ प्रूफ करके जाए, उनको कुछ करके जाना है, वो ऐसे वैसे नहीं आए, बल्कि उनको अपनी एक विक्ट्री जो है वो डेफिनेट करनी है, हिस्ट्री के पेजेस में अपना नाम लिख के जाना है, वो कुछ ना कुछ करने के लिए आए, इतने ज्यादा एग्रेशन में है। तो ऐसी एक टीम को अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल रहा है, डिबाला बैठा हुआ है और डिबाला को बैठने दो, उसको हिलने भी मत दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस स्क्वाड में थोड़ी सी भी चेंज हो, कि अभी तक जो स्क्वाड बेस्ट परफॉर्म करती आई है वो आगे भी बेस्ट करेगी, सिर्फ उनको छोटी चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। डिमारिया, खैर डिमारिया भी वापस आ चुका है, और तो ये इसके लिए बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि डिमारिया एक ऐसा प्लेयर है जो कि चांसेस क्रिएट करने में
नेक्स्ट लेवल है भाई, प्रो लेवल है, वो ऐसे चांसेस क्रिएट कर देता है जिससे टीम की कामयाबी जो है बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाती है, आसान हो जाती है, इजी विन अर्जेंटीना के लिए हो जाती है। तो क्रोएशिया के लिए ये एक बहुत हार्ड सीन बन जाता है। लेकिन एक ऐसी डिसएडवांटेज जो सिर्फ अर्जेंटीना की टीम के साथ है, इस पूरे जो 4 टीम्स बची इन पूरे टीम्स के दरमियान एक ऐसी टीम अर्जेंटीना ही है जिसमें एक ऐसी एडवांटेज है जो बहुत सीरियस है, जिसको ओवरकम करना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। और हर एक अर्जेंटीनियन फ़ैन चाहता है, मैं खुद अर्जेंटीनियन फ़ैन हूँ, मैं चाहता हूँ कि अर्जेंटीना इस बार वर्ल्ड कप लिफ्ट करे। इसके लेजिट रीजंस हैं और वो अगर आपको जाने तो इसके लिए एक और वीडियो आएगा क्यों मैं चाहता हूँ कि अर्जेंटीना इस बार जीते, लियोनेल मेसी कप उठाए। तो देखो वो चीज़ है प्रेशर जो है, और अर्जेंटीना का प्रेशर मेनली ये ऑब्वियस है, ये एक वाज़ेह हकीकत है। क्यों? क्योंकि अर्जेंटीना में फुटबॉल की एक लेगेसी बनी हुई है जो मैराडोना से पहले भी स्टार्ट हुई थी, और मैराडोना ने इसमें एक लिंक्ड करके ये जो लेगेसी है ये मेसी को पास ऑन कर दिया था। अब तुम खुद सोचो कि एक ऐसा बंदा कि जिसके ऊपर पूरे कंट्री की नजरें हैं, और कंट्री के साथ साथ दूर दराज के जितने भी ममालिक हैं वहां पे जो लोग रहते हैं, जिनको सही में अर्जेंटीना के कैपिटल के बारे में नहीं पता होता, वो लोग भी ये चाहते हैं कि मेसी ये कप उठाए, और सालों से ये डिमांड कर रहे हैं, सालों से ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि भाई मेसी कप उठाए, वो फीफा वर्ल्ड कप उठाए। ऐसे लोगों की जो डिमांड्स हैं, उनकी नीड, उनकी ख्वाहिशात हैं, उनको अपने जहन में सिर्फ एक बंदा रख के स्ट्रगल कर रहा होता है, तो उसके ऊपर प्रेशर कितना होता है। और साथ ही अभी की जो स्क्वाड है अर्जेंटीना की वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अभी मेसी के कोऑर्डिनेशन में, मेसी के सुपरविजन में ये टीम किसी भी तरीके से वर्ल्ड कप आसानी से जीत सकती है। उनके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं अगर कोई गलती नहीं होती दरमियान में, अगर उनको प्रेशर नहीं मिलता। बट इन केस अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तो बहुत कम चांसेस हैं कि अर्जेंटीना अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। क्योंकि सऊदी वाले मैच में हमने देख लिया कि मैच अच्छे से जा रहा था, अगर ऑफसाइड्स नहीं होती तो हम लीड कर रहे होते, अर्जेंटीना लीड कर रही होती, बट स्टिल टीम ने प्रेशर लिया। अर्जेंटीना की जो के ओपोनेंट में जो सऊदी अरबिया की टीम थी, उन लोगों ने गोल स्कोर कर दिए, और एंड तक हालांकि उनके पास चांसेस थे कि वो इनको रिटर्न कर सकते थे, उनको आगे ले जा सकते थे, मैच या टाई कर सकते थे या ओवरकम कर सकते थे, लेकिन फिर भी ये मामला इतना सीरियस पहुंच गया कि हमें रिजल्ट ये मिला कि सऊदी जीत गई, फिर हमें मायूसी का शिकार होना पड़ गया था। तो प्रेशर लेना बड़ा एक प्रॉब्लम है, और ये प्रेशर हमने बहुत से फिनालेज में देख लिया है, फाइनल्स में देख लिया है। जो लास्ट भी पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो फाइनल में अर्जेंटीना गई थी उसमें हमने देख लिया है, और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हो गए हैं जिनमें हमें पता है कि अर्जेंटीना स्ट्रेस बहुत लेती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्रोएशिया की एक एडवांटेज बन जाती है। अभी नेदरलैंड्स के साथ जो उनका जो मैच हुआ था उनमें ये चीज साफ वाज़ेह हो चुकी थी उनके स्ट्रक्चर के साथ कि अर्जेंटीना कोशिश कर रही है कि वो डिफेंड करेगी, क्योंकि पीछे उन लोगों ने बहुत सारे प्लेयर्स रखे हुए थे। लेकिन इस मैच में मैं चाहता हूं कि डिफेंड करने की बजाय, क्योंकि देखो क्रोएशिया की स्ट्राइक रेट उतनी खास है नहीं, क्रोएशिया का फॉरवर्ड उतना खास है नहीं, हालांकि मिडफील्ड अच्छी है, मिडफील्ड में भी अच्छे प्लेयर्स हैं जो आगे चल के स्कोर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, उनके पास बॉल पोजीशन के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो इसीलिए जरूरी ये है कि एक नॉर्मल डिफेंस के साथ पहले हाफ में अर्जेंटीना का फोकस ये होना चाहिए कि तुम स्कोर करो, और स्कोर अगर 2 से हम लोग लीड करते हैं, फिर 3 से हम लोग लीड कर देते हैं, ज्यादा से लीड। मैं ये बात अगर बताऊं ना, क्रोएशिया की डिफेंस से अगर मैं ये बात जज करूं तो हम लोग आसानी से 3 गोल दे सकते हैं पहले हाफ में। अगर मैक्सिमम जितना भी हो जाए, मिनिमम 2 से हम लोग लीड करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस पहले हाफ के दौरान इस तरह के उनकी मिडफील्ड को ब्रेक करना, मिडफील्ड इस तरह ब्रेक करना कि लूका मॉड्रिच को कोई एक प्लेयर पकड़े, साथ ही पेरिसिच को या फिर पेसेविच को, इन जैसे मेन प्लेयर्स को अगर पकड़ लिया जाता है, इनको स्टॉप कर लिया जाता है, इनकी कोऑर्डिनेशन तोड़ दी जाती है, तो फिर उनकी डिफेंस तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, और लिवाकोविच के डिफेंस को भी तोड़ना उतनी बड़ी बात नहीं है मेसी के लिए, क्योंकि मेसी की जो स्कोरिंग एफिशिएंसी है वो अनएक्सपेक्टेड है, वो कहीं से भी गोल कर दे, उसको इतना सा भी होल मिल जाए वो वहां से बाल गुजार के गोल कर ही देगा। और उनकी जो कोऑर्डिनेशन है, मैं चाहता हूं अभी की जो कोऑर्डिनेशन अर्जेंटीना की वो मेंटेन रहे, लेकिन यहां क्रोएशिया के पास भी एक एडवांटेज बन जाती है कि अगर वो अपनी गेम मेंटेन करते हैं, मेसी के स्पेस को स्टॉप करते हैं, बाकी जो प्लेयर्स हैं, फर्नांडिस बहुत जबरदस्त गेम खेल रहा है, मैकएलिस्टर बहुत एग्रेशन में है, डी मारिया वो चांसेस क्रिएट कर, उसको स्कोर बनने को नहीं कर रहा, वो सिर्फ चांस क्रिएट कर रहा है, वो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज बना रहा है। डी मारिया को कोई बंदा रोक ले, बाकी सारे प्लेयर जो है इनको रोक ले, मेन प्लेयर्स को अगर पहले हाफ तक रोक ले, उनके स्पेस को रोक ले जाए, उनके दरमियान की कोऑर्डिनेशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया जाए, और ये बात जो है ना न्यूट्रलाइज करने तक ली जाए, तब दूसरे हाफ में अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है क्रोएशिया के पास स्कोर करने की। क्यों?
ये आगे पता चलेगा कि ये एक रिकॉर्ड है कि किस तरह क्रोएशिया जो है वो एंड के मोमेंट्स पर पूरी गेम चेंज कर देती है। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर पहले हाफ में ऐसा सब कुछ हो जाता है तो क्रोएशिया के पास 0-0 0-0 के साथ ये एडवांटेज होती है कि वो अर्जेंटीना के ऊपर प्रेशर डाल सके, और अगर उसके ऊपर प्रेशर डालने में वो कामयाब हो जाते हैं तो उनके लिए विन आसानी हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप थोड़ा सा गौर करो, क्रोएशिया की स्ट्रेटेजी क्या होती है। क्रोएशिया ने जितने मैचेस खेले हैं वो एक ह्यूज गोल मार्जिन के साथ नहीं जीती है। कैसे? या तो वो 1 से लीड कर रहे होते हैं, या 2 से लीड कर रहे होते हैं, या तो वो पेनल्टी शूटआउट्स में उनको हरा देते हैं। उनके पास पेनल्टी शूटआउट का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, और यही एडवांटेज एक डिसएडवांटेज हो सकती है अर्जेंटीना के लिए। क्यों? क्योंकि क्रोएशिया की एक स्ट्रेटेजी होती है कि पहले हाफ में गोल करने मत दो, अगर कर भी देती है दूसरे हाफ में इक्वलाइज करो, इसके बाद क्योंकि गेम उन्हें पहुंचानी है पेनल्टी शूटआउट्स की तरफ। पेनल्टी आ जाती है तो उनकी विनिंग पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि अगर अर्जेंटीना को लीड करना है तो पहले हाफ में उनको खुद को मेंटेन करना पड़ेगा, उनके मिडफील्ड को ब्रेक करके 1 या 2 गोल जरूर स्कोर करने पड़ेंगे। और इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्रोएशिया एक ऐसी टीम है जो एंड में भी गोल कर सकती है, और वो पास मैचेस में ये प्रूव कर भी चुकी है। इस बात को अर्जेंटीना को अपने जहन में रखना पड़ेगा। मोरक्को के साथ जब क्रोएशिया का मैच हो रहा था तो मैंने गौर किया कि भाई इनिशियल टाइम में क्रोएशिया प्रेशर ले रही थी, उनका जो फॉरवर्ड था स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है, इसी की वजह से मैच टाई हो गया। इसके बाद उनका जो मैच हुआ था कनाडा के दरमियान, तो मैंने गौर किया कि उन्होंने ना सिर्फ अपनी इस स्ट्रेस को कम कर दिया है बल्कि अपनी फॉरवर्ड को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। फॉरवर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि क्रोएशिया एक लर्नर टीम है, वो सीख रही है, अपनी गलतियों से सीख रही है। पास्ट मैचेस में जो चीजें वो नहीं कर पाई वो अब करना चाहती है, अब कर भी रही है। तो क्रोएशिया जो है वो कमबैक करेगी और एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी। तो अर्जेंटीना को चाहिए कि इस चीज का बड़ा ख्याल रखे। मैं ये बात बार बार क्यों कह रहा हूं कि अर्जेंटीना को ये बात अपने जहन में रखनी पड़ेगी कि भाई उनको एंड तक फाइट करना है। ये नहीं है कि अगर वो 2 गोल भी दे देते हैं तो बस मैच वो जीत गए, नहीं। क्रोएशिया एक इतनी अनप्रेडिक्टेबल टीम है कि वो एंड में आकर पूरी गेम चेंज कर दी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें कनाडा वर्सेस क्रोएशिया के मैच में ही मिलती है कि जहां लास्ट के मोमेंट में ही गोल स्कोर कर दिया जाता है, जहां पूरे मैच का रुख ही बदल दिया जाता है। क्रोएशिया पूरे मैच की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेती है। दिस सिंपली प्रूव्स कि उन्हें जो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी को उनकी समझना पड़ेगा, और उनकी अनएक्सपेक्टेडनेस जो है इस चीज को अर्जेंटीना को अपने जहन के अंदर रखना पड़ेगा, और एंड तक अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर वो स्ट्राइक ले लेते हैं, 2 की 3 की लीड ले लेते हैं, अगर अर्जेंटीना एक वेल मैनेज्ड गेम खेलती है तो वो आसानी से इस चीज को डोमिनेट कर लेगी। इसकी एग्जाम्पल ये है कि क्रोएशिया और जापान के मैच के दौरान मुझे खुद सबसे ज़्यादा अच्छी मैच जो लगी थी, वो सबसे जो गेम प्ले था वो जापान का ही लगा था, क्योंकि उनकी कोऑर्डिनेशन बड़ी प्यारी थी। बस मैंने जिस तरह बताया कि क्रोएशिया अनप्रेडिक्टेबल है, बता नहीं सकते कि कैसे जीत जाएगी या फिर क्या करके वो लोग आगे चले जाएंगे, ये बताना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि अर्जेंटीना लीड करी हो लेकिन एंड में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाए, क्रोएशिया कर दे, जिसकी वजह से वो आगे चली जाए या फिर फाइनल तक पहुंच जाए। क्रोएशिया जो है मोरक्कन टीम को नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेंथ को फेस कर चुकी है। क्रोएशिया बेल्जियम को फेस कर चुके हैं जहां पे लुकाको जैसे बीस्ट प्लेयर्स मौजूद हैं। मतलब ये कि बेल्जियम की स्पिरिट को वो लोग फेस कर चुके हैं, ओवरकम कर चुके हैं। क्रोएशिया जो है वो जापान की अच्छी गेम प्ले को, जापान की ब्यूटी को ओवरकम कर चुके हैं। तो उनके पास एक सही एक्सपीरियंस है, प्लस पॉइंट है अर्जेंटीना के साथ गेम खेलने का, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग टीम्स के साथ गेम खेल चुकी हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अर्जेंटीना में है लियोनेल मेसी, जो वही मास्टर है, मैजिकल मेसी लोग उसे बुलाते हैं। वो गेम कहीं ना कहीं से चेंज कर ही देता है, तो उस मोमेंट का हमें इंतजार रहेगा। वेरी एक्साइटेड फॉर इट। अब बात करते हैं क्रोएशियाज एडवांटेजेस ऑन अर्जेंटीना, कि किस तरह क्रोएशिया अर्जेंटीना के डिसएडवांटेजेस से एडवांटेज लेके गोल स्कोर कर सकती है, या फिर खुद को डिफेंड कर सकती है, या फिर फाइनल्स तक इजीली जा सकती है। अर्जेंटीना का स्क्वाड देख लो, अर्जेंटीना का गेम प्ले देख लो। इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान जो सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट्स क्रिएट जिस टीम ने किए हैं वो अर्जेंटीना ही है। इस पूरे फीफा वर्ल्ड कप के दौरान लेजेंडरी गोल्स अगर किसी टीम ने सबसे ज्यादा किए हैं तो वो अर्जेंटीना ही है, कि जिनके गोल्स करने के बाद खुद फीफा ऑफिशियली आके एडमिट करता है कि भाई ये लेजेंडरी गोल्स था जो सिर्फ इस टीम के प्लेयर्स कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो अर्जेंटीना फिलहाल खुद स्ट्रांग है ही। अर्जेंटीना के पास
लेजेंडरी प्लेयर्स तो है ही, मैं बार बार अगर नाम लूँ ना तो भी कम है। मैकएलिस्टर, फर्नांडिस, मार्टिनेज, डी मारिया, जितने भी प्लेयर्स हैं सब है ही। लेकिन तुम ये भी देख लो कि उनका सुपरविजन कौन कर रहा है, द गोट हिमसेल्फ लियोनेल मेसी। और ऐसी टीम को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है जिसको लीड लियोनेल मेसी कर रहा है, क्योंकि वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल, इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि उसको कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकती। वो कहीं ना कहीं से अपना स्कोर कर ही देता है। और अगर आप में से किसी को पता नहीं है तो इस बार सबसे ज्यादा जो असिस्ट, सबसे कूलेस्ट असिस्ट जो किए हैं लियोनेल मेसी के, और कूलेस्ट गोल्स फॉर मी, अगर इसका कोई अवार्ड होता तो वो मेसी को ही जाता। सिंपल ये इसकी ये वजह नहीं है कि मैं मेसी के बहुत बड़ा फैन हूं, बट सिंपली वजह ये है कि मेसी डिजर्व्स दीज टाइटल्स। मेसी डिजर्व करता है सारे टाइटल्स। पोलैंड और अर्जेंटीना के दरमियान जो मैच हुआ था तो मैं सिंपली ये समझ रहा था, मैं इसको कैसे देखता हूं मैं तुम्हें बताता हूं। पोलैंड को मैं क्रोएशिया की तरह देखता हूं, क्योंकि वो भी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टीम है जिसका सेंटर एक ही बंदा है, और वो एक बंदा कौन है, जहां पे क्रोएशिया में लूका मॉड्रिच है, सेम तरीके से पोलैंड में था लेवांडोव्स्की। लेकिन अगर लेवांडोव्स्की जैसे प्लेयर को, जो कि दुनिया में टॉप प्लेयर्स की लिस्ट में बहुत टॉप पर आता है, बहुत ज्यादा टॉप पर आता है, इवन मेसी और रोनाल्डो के साथ वो कॉम्पीट कर रहा है और सालों से कॉम्पीट कर रहा है, उसकी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फुटबॉल के मामले में, तो ऐसी टीम को अगर वो लोग इजीली ओवरकम कर सकते हैं तो ये एक इजी विन हो सकती है अर्जेंटीना के लिए। और एक और बात याद रखनी पड़ेगी अर्जेंटीना को, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बात बहुत डिपेंड भी करती है। देखो नेदरलैंड्स वर्सेस अर्जेंटीना के मैच में हम लोग देख रहे थे कि ऑलमोस्ट गेम खत्म हो चुका था और अर्जेंटीना लीड कर रही थी, लेकिन नेदरलैंड्स ने अपनी स्पिरिट जो थी वो नहीं खोई, अपनी हिम्मत नहीं हारी और एंड में 2 गोल्स देके इक्वलाइज भी कर दिया और मैच को प्रोसीड कर दिया पेनल्टी शूटआउट्स की तरफ। ये बात जाहिर करती है कि जो टीम लास्ट तक फाइट करती है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि एंड तक अर्जेंटीना थोड़ी लूज हो जाती है। ये हर मैच में हमें दिखता है कि एंड तक लूज हो जाती है और उनकी जो एनर्जी होती है वो उस तरह नहीं रह पाती जो वो स्टार्टिंग में रखते हैं। इसीलिए अर्जेंटीना को स्टार्ट से लेकर एंड तक फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रोएशिया अपना मोमेंटम भाई बरकरार रखने में कामयाब रही है और रहेगी, और उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि वो उनको अपनी जो गेम है वो पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचानी है। अगर उनकी गेम पेनल्टी शूटआउट तक पहुंच गई तो उनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्रोएशिया के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है ये मैच जीतने का, फाइनल तक पहुंचने का, फिर वहां से फ्रांस और मोरक्को। ये प्रेडिक्शन काफी लंबी हो गई, ये स्टैट्स पर बेस नहीं थे, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, क्योंकि जितना मैं कुछ देख रहा था मुझे लग रहा था, जितनी एक्सपीरियंसेस थी। अगर आपके कोई ऐसे दोस्त है जिनको मॉड्रिच बहुत पसंद है, जिनको लियोनेल मेसी बहुत ज्यादा पसंद है, जिनको अर्जेंटीना के जो फैंस हैं या फिर क्रोएशिया के फैंस हैं जो आपके साथ ये प्रेडिक्शन खेल रहे होंगे, क्योंकि अभी मोमेंट ही इस चीज की है, तो उनको टैग करो फेसबुक पे अगर ये चीज अपलोड हो जाती है। अगर यूट्यूब पे मैं ये चीज अपलोड कर रहा हूं तो डू शेयर टू देम कि क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखते हैं, बेस्ट ऑफ लक। मैं तो चाहता हूं कि अर्जेंटीना ही जीते, क्योंकि मैं लाइफ में एक मर्तबा इस मोमेंट को जीना चाहता हूं कि मेसी को मैं कप लिफ्ट करते हुए ज़रूर देखना चाहता हूं, और बस, और क्रोएशिया भी डिजर्व करती है। बस देखते हैं मैच में क्या होता है।